हेलो स्टूडेंट्स, हमारे जो लास्ट लेक्चर थे लेक्चर नंबर 10th और 11th उसमें हमने पढ़ा है थर्मोडायनामिक और एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद हमारे पास उसी से रिलेटेड छोटे छोटे आर्टिकल हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये याद दिला देना चाहता हूँ कि जब ये आपके पास थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर जो हेडिंग मैंने ऊपर लिख रखी है, ये जब एग्ज़ाम में 9 मार्क्स का पूछा जाता है, 10 मार्क्स का पूछा जाता है, जब बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है तो अक्सर इसकी स्टेटमेंट इस तरह की होती है, डिस्क्राइब द थर्मोडायनामिक और एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर एंड व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो। या ये ऐसे पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन द थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर एंड प्रूव दैट परफेक्ट गैस स्केल एंड थर्मोडायनामिक स्केल्स आर आइडेंटिकल। ये ऐसे पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन द थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर एंड व्हाट इज़ अनअटेंटेबिलिटी ऑफ द एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये इस तरह से आपके पास पूछा जा सकता है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे याद दिलाना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे 2-3 छोटे छोटे आर्टिकल करेंगे। वो जैसे ये एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है, ये पेपर में 1-2 नंबर का पूछा जा सकता है। अनअटेंटेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो, ये 1-2 नंबर का पूछा जा सकता है। प्रूव दैट थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर एंड परफेक्ट गैस स्केल बोथ आर आइडेंटिकल, ऐसा पूछा जा सकता है। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है, इसको देखने के लिए आप इस पिक्चर की तरफ देखोगे तो ये वेल नोन पिक्चर है आपके लिए, थ्रू आउट चैप्टर में आप ये पढ़ते आ रहे हो। तो हमने वी हैव कंसिडर ए हीट इंजन which is absorbing a heat Q1 from the source which is at temperature τ1 and amount of work done performed by this heat engine is W and Q2 heat is rejected to sink which is at temperature τ2 and it is obvious τ1 is greater than τ2। ठीक है जी। जब हमने लास्ट आर्टिकल पढ़ा था, जब हमारा लास्ट लेक्चर नंबर 11 में हमने देखा है कि जो एफिशिएंसी हमने निकाली है तो थर्मोडायनामिक स्केल को हमने वर्क स्केल भी नाम दिया था और वहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वो फॉर्मूला आपके पास वर्क की फॉर्म में आपने ये लिखा था, वर्क की फॉर्म में आपने लिखा था एफिशिएंसी। अगर उस हीट इंजन की उस पिक्चर से आप लिखना चाहोगे तब भी आपके पास यही निकल के आएगी आपके पास। ओके अब इसमें ये देखिएगा, आपके पास इस इक्वेशन में आपको पेपर में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना, ये हर वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है जो पेपर में लिखना है, इससे ज़्यादा आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस इक्वेशन को देख के हम कहेंगे द एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल हीट इंजन विल बी 1, और जिसको हम बोल सकते हैं 100% एफिशिएंट हीट इंजन कब होगा, हमने कहा इसकी एफिशिएंसी इस फॉर्मूले से हम कहेंगे जब आपके पास τ2 या Q2 ये 0 होगा तो आपके पास उसकी एफिशिएंसी 1 होगी। अगर एफिशिएंसी 1 होने का मतलब क्या है, हीट रिजेक्टेड, Q2 0 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, हीट रिजेक्टेड बाय द हीट इंजन टू द सिंक इज 0, हीट रिजेक्टेड टू द सिंक इज 0। तो एफिशिएंसी को 1 लाने के लिए आपके पास हीट रिजेक्टेड टू सिंक 0 होना चाहिए, जिससे आपके पास कंक्लूजन हम कहेंगे τ2 आपके पास 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट ज़ीरो इज दैट टेम्परेचर ऑफ सिंक, एब्सोल्यूट ज़ीरो इज दैट टेम्परेचर ऑफ सिंक एट विच हीट रिजेक्टेड टू द सिंक इज 0। देखिएगा एक बार स्टेटमेंट आप देखिएगा, इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं फ्रॉम अबव इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट फॉर एफिशिएंसी शुड बी 1 और फॉर 100% एफिशिएंट हीट इंजन या तो τ2 0 होना चाहिए या Q2 आपके पास 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स ऑल द हीट अब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड नो हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। इतना आपको इस इक्वेशन से क्लियर हुआ। दिस टेम्परेचर ऑफ द सिंक एट विच एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल हीट इंजन बिकम्स यूनिटी रिप्रेजेंटेड द 0 ऑफ थर्मोडायनामिक स्केल और एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पास। इस इक्वेशन को आप देख के कह सकते हो एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब क्या होता है, द टेम्परेचर ऑफ द सिंक
at which heat rejected to the sink is zero is known as thermodynamic zero or absolute zero of the thermodynamic scale। तो ये 1 मार्क्स का पूछ लिया जाता है, आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। हमारा सेकंड आर्टिकल, इसी में जो सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं वो है आपके पास कैलिब्रेशन ऑफ द थर्मोडायनामिक स्केल। कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोडायनामिक स्केल का मतलब क्या हुआ? कैलिब्रेशन से आपको एक चीज़ सीधी सी समझ में आ जानी चाहिए। कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि उसके ऊपर मार्किंग किस हिसाब की हुई है। कहाँ पे हम कहेंगे 1 केल्विन, 2 केल्विन, 3 केल्विन, कहाँ पे हम कहेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। अगर हमारे पास एक स्केल है तो कहाँ पे हम कहेंगे कि ये आपके पास डिवीज़न। तो मार्किंग कर देना, उस जैसे थर्मोमीटर पे आपने मार्किंग कर दी है तो उस मार्किंग को देख के ही तो हम बताएंगे कि टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, उसकी क्या वैल्यू है। तो उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन ऑफ द थर्मोमीटर। किसी चीज़ का कैलिब्रेशन का मतलब उसके ऊपर मार्किंग, जिसकी हेल्प से हम मेजरमेंट कर सके। और यहाँ हम मेजरमेंट क्या करेंगे? टेम्परेचर। तो नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं आपके पास, हाउ टू मेजर द डिग्री, हाउ टू मेजर द साइज ऑफ डिग्री ऑन द थर्मोडायनेमिक स्केल। इसको देखिएगा हम कैसे करते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले जो आर्टिकल हमने पढ़ा था वो एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में पढ़ा था और हमने कहा था एब्सोल्यूट टेम्परेचर सिंक का वो टेम्परेचर है जिसके कोरस्पॉन्डिंग हीट रिजेक्टेड टू सिंक इज ज़ीरो, और उसी को हमने बोला था जीरो ऑफ थर्मोडायनामिक और एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। और उससे नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो हमें ये पढ़ना है कि जो थर्मोडायनामिक स्केल आपको मिली है, जो थर्मोडायनामिक स्केल आपको मिली है उसके ऊपर 1 डिग्री अगर हमें मेजर करना है तो हम कैसे मेजर करेंगे? बिकॉज वो तो वर्क डन की फॉर्म में, वो कार्नोट साइकिल पे डिपेंड करती है, तो वहाँ तो वर्क निकल के आएगा ना हमारे पास। तो 1 डिग्री को हम कैसे मानेंगे? कोई कहेगा हमें 1 डिग्री डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर तो कितना होगा, 2 डिग्री डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर तो कितना होगा, तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे? तो उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। इसका कैलिब्रेशन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर हमारे पास एक सिंपल थर्मोमीटर है तो उसको कैसे कैलिब्रेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक थर्मोमीटर है, इस थर्मोमीटर के अंदर आपके पास मान लीजिएगा कि मरकरी भरी हुई है, आप ये सोच लीजिएगा लिक्विड इसके अंदर है। हमने क्या किया, सबसे पहले इस थर्मोमीटर को हमने बर्फ़ के अंदर रख दिया। बर्फ़ के अंदर रखेंगे तो इसके अंदर जो मरकरी का लेवल है वो आपके पास डाउन होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो 0 पे जाके रुक जाएगा। उसके बाद उसको बर्फ़ में लगाए रखो तो उसका लेवल नीचे जाएगा ही नहीं। तो उस लोवेस्ट लेवल को हमने मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला हमने? 0 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने क्या किया, उसको हीट करना स्टार्ट किया। थर्मोमीटर को हमने ओवन में रख दिया, हीट करना स्टार्ट किया, हीट करना स्टार्ट किया, मरकरी ने बढ़ना स्टार्ट कर दिया, बढ़ते गई और वो 100 डिग्री सेल्सियस 100 में डिवीज़न पे गई या किसी भी डिवीज़न पे जाके रुकी, हमें नहीं पता वो कितना है। हमने वो चेक किया कि उसकी वैल्यू आपके पास 100 है, उसको मार्क कर दिया। 0 को मार्क कर दिया आपने, 100 को आपने मार्क कर दिया। उससे आगे कितनी भी हीट देते जाओ उसका लेवल बढ़ेगा ही नहीं, कांस्टेंट होगा। तो वो उसका हमने क्या मान लिया, बॉइलिंग पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, 0 से आपके पास 100 है, इसको 100 इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। इक्वल पार्ट में डिवाइड करके उसके ऊपर हमने मार्किंग कर दी। अगर कोई लेवल यहाँ तक पहुँचेगा तो हम कह देंगे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। बीच में कहीं पहुँचेगा तो हमने मार्क किया हुआ है, उस फिगर को देख के हम कहेंगे इसका टेम्परेचर इतना है। इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। मार्किंग ऑन द स्केल is known as calibration so that we can measure the temperature। टेम्परेचर के केस में जो मेजरमेंट हो जाएगा तो वो टेम्परेचर का कैलिब्रेशन हो जाएगा, उस स्केल का कैलिब्रेशन हो जाएगा। इसी तरह फिर ये कहता है कि थर्मोडायनेमिक स्केल का आपने कैलिब्रेशन कैसे किया, क्योंकि वो तो वर्क की फॉर्म में है, वो कार्नोट साइकिल पे डिपेंड करती है, उसमें तो वर्क निकल के आता है। तो अगर हमें
साइज ऑफ 1 डिग्री की मेजर करनी है, साइज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस मेजर करना है, तो उस स्केल पे हम कैसे मेजर करेंगे, उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन ऑफ द थर्मोडायनामिक स्केल और साइज ऑफ 1 डिग्री ऑन द थर्मोडायनामिक स्केल। इसको करने के लिए हमने क्या किया स्टूडेंट, हमने एक पीवी डायग्राम लिया और पीवी डायग्राम में हमने ये एक कार्नोट साइकिल बना दिया। फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कार्नोट साइकिल के अंदर आपके पास 4 प्रोसेस होते हैं, 2 आपके पास आइसोथर्मल होते हैं, 2 एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं। तो उसके केस में आपके पास क्या होगा, मैं इसको बोलते हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन और इसको बोलते हैं एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो इसके केस में हमने कहा 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, 2 एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं और एरिया अंडर दिस कर्व इज गिव द वर्क डन बाय रिवर्सिबल हीट इंजन इन 1 साइकिल। क्या मतलब हुआ, इसके अंडर हमने एरिया निकालते हैं पीवी डायग्राम में, जो एरिया अंडर पीवी डायग्राम आप निकालते हो कोई भी कर्व के अंडर, तो वो आपके पास वर्क डन देता है। तो हमने कहा ये वाला एरिया है ABCD, इसके अंडर जो एरिया है वो आपको वर्क डन के बारे में बताएगा और वो वर्क डन कितना होगा कि रिवर्सिबल हीट इंजन ने 1 साइकिल कंप्लीट किया तो उस वर्क डन के बराबर होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ आप आगे देखिएगा। अब मैंने कहा कि ये T1 आइसोथर्मल जो ऊपर वाला है, T2 दूसरा आइसोथर्म है। इस आइसोथर्म के हमने इसको कहा ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे काम करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, कहने का मतलब सिंक की तरह काम करता है। इसको हमने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे रख लिया, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे रख लिया। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे, और इनके अंदर आपके पास डिवीज़न, इक्वल डिवीज़न कितने बना सकते हो आप, 100। और वो डिवीज़न मैं किसको बोल रहा हूँ, आइसोथर्म को। देखिएगा बच्चों, मैंने एक आपके पास इस तरह का बना लिया, एक आइसोथर्म बोले तो हमने AB और CD के पैरेलल आइसोथर्म बनाते गए, कब तक, तब तक इनके बीच में 100 आइसोथर्म ना आ जाए आपके पास। पहला आइसोथर्म ये आ गया, दूसरा आइसोथर्म ये आ गया आपके पास, तीसरा आपके पास आइसोथर्म ये आ गया, इसी तरह आपके पास 50, 60, 80, 89 तो मैंने डॉटेड आपके पास दिखा दिया। वी हैव डिवाइडेड दिस एरिया इनटू 100 इक्वल पार्ट ऑफ आइसोथर्म। हो गया। अब देखिएगा जी, अब मैंने क्या कहा, ये जो आपके पास देखो, जो मैं आपके पास डार्क कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ये देखना है, इसको देखना है। इसको नाम दे दिया मैंने B डैश दे दिया, इस वाली लाइन को B डैश और A डैश। ठीक है जी। अब कोई मुझसे पूछे A, देखो वहाँ पे तो था 100 डिग्री, 99 डिग्री, 98, 97 ऐसे डिवाइड था, तो आप पढ़ पा रहे थे। उसी चीज़ को हम यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे ये देखिएगा, A B डैश A डैश, इसका एरिया हमने निकाला। वो एरिया निकालने के बाद वो एरिया किसके बराबर होगा आपके पास, वर्क डन के बराबर। और वो वर्क डन कितना होगा आपके पास, हमने कहा वो वर्क डन 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। कैसे, मैंने ये कहा ये 100 डिग्री सेल्सियस है, उससे नीचे 100 पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये कितना है 99 डिग्री। तो हमने एक हीट इंजन लिया और उसको ऑपरेट कर दिया 2 टेम्परेचर के बीच में। एक टेम्परेचर को हमने सिंक का टेम्परेचर कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस और सिंक का कर दिया हमने 99 डिग्री सेल्सियस। अब उस इंजन को जब हमने वर्क के लिए परफॉर्म करवाया तो आपके पास एक वर्क डन निकल के आएगा, और वो वर्क डन होगा वो आपके पास 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। मतलब फिर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा हमने ABCD, ये इसके अंदर जो एरिया है इसको हमने बोला W,
वर्क डन बाय द हीट इंजन, रिवर्सिबल हीट इंजन इन वन साइकिल। तो इसका एरिया क्या होगा, ए बी बी डैश ए डैश, तो कुछ कम आएगा। कम कितना आएगा, इक्वल पार्ट में जब डिवाइड करोगे तो वर्क डन टोटल का हंड्रेड्स वर्क डन निकल के आएगा। 100 ऑफ द वर्क डन परफॉर्म्ड बाय द साइकिल ए बी सी डी। या हम कह सकते हैं कि ये किस किस के बीच में ऑपरेट होएगा, ये 100 डिग्री, ये 99 डिग्री सेल्सियस, और इसके बीच में ऑपरेट होएगा, और जो वो वर्क डन निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा, दैट इज ए टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री। दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री। तो अब हमने यहाँ पे ये जो आपके पास थर्मोडाइनामिक स्केल है, इस पे 1 डिग्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम कैसे बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 डिग्री इज दैट टेम्परेचर डिफरेंस ऑन द थर्मोडाइनामिक स्केल फॉर विच वर्क डन इज इक्वल टू 100 टाइम ऑफ द वर्क डन परफॉर्म्ड बाय द हीट इंजन व्हेन इट इज ऑपरेटिंग बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसको हमने बोल दिया 1 डिग्री सेल्सियस। बच्चों ये बहुत ही सिंपल है, पेपर में ये कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन कैलिब्रेशन क्या होता है ये चीज़ समझना यहाँ पे ज़रूरी है हमारे लिए, कि कोई चीज़ का कैलिब्रेशन वर्ड से ही कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये हमारा क्लियर होगा। कैलिब्रेशन का सीधा सा मतलब है किसी भी स्केल पे मार्किंग करना और उसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ को मेजर करना। टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, एक स्मॉल एरिया जो यहाँ पे डार्क जो मैंने कर रखा है, इसका वर्क डन आप निकालोगे तो वो इक्वल होगा 1 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर। अगर आप इस और इसके बीच में निकालोगे तो ये हो गया, मान लीजिएगा 98। तो हम एक हीट इंजन का टेम्परेचर सेट करेंगे, सिंक का 98, सोर्स का 100 डिग्री सेल्सियस, उसका जो वर्क डन निकालेंगे तो वो वर्क डन आएगा 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 का एरिया कितना हो जाएगा, पहले वाले से डबल हो जाएगा। इन दिस वे वी कैन कैलिब्रेट ए थर्मोडाइनमिक स्केल और वी कैन मेजर 1 डिग्री ऑन द थर्मोडाइनमिक स्केल। पेपर में क्या लिखना है, अब इधर आइएगा, देखिएगा जी। Consider a reversible heat engine operating between boiling point and freezing point of water, 100 degree Celsius and 0 degree Celsius. T1 100 degree Celsius, T2 0 degree Celsius. In diagram, loop A, B, C, D represent PV diagram for cycle of operation of heat engine. A, B, C, D एक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, कार्नोट साइकिल जैसे वर्क करता है। एरिया ऑफ ए बी सी डी ए किसके बराबर होगा, हमने बोला एरिया ऑफ ए बी सी डी ए इज इक्वल टू वर्क डन बाय द रिवर्सिबल हीट इंजन इन 1 साइकिल, दैट इज इक्वल टू W। हो गया आपके पास। एरिया ऑफ ईच पार्ट, वी हैव डिवाइड this area in 100 equal part parallel to the isotherm AB and CD, then area of each part 1 डिग्री डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर होगा। वर्क डन बाय द इंजन कोरस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री बिटवीन सोर्स एंड सिंक ऑन एब्सोल्यूट स्केल। बच्चों सिर्फ ये कहना चाहता है, एक ये एरिया ऑफ ईच पार्ट है ना, तो ये कहता है एक ऐसे रिवर्सिबल हीट इंजन का टेम्परेचर आपने सेट कर दिया जहाँ सिंक का 99 और सोर्स का 100 डिग्री, और उसके अंदर जो वर्क डन आएगा वो 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। या दूसरे शब्दों में हम इसको ये भी बोल सकते थे कि टोटल वर्क डन का 100th पार्ट जो वर्क डन होगा वो 1 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर होगा, क्योंकि टोटल वर्क डन W है और 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो आपके पास W/100th पार्ट आ जाएगा, और वो किस किस के बीच में होगा, आपके पास 0 से 100 के बीच में हो जाएगा आपके पास। तो एक स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो आपके पास 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। सुनिएगा, 1 डिग्री ऑन एब्सोल्यूट स्केल इज दैट टेम्परेचर डिफरेंस
क्योंकि देखो जी आप लिमिट सेट करते हो 100 और 99, तो वर्ड यूज होता है टेम्परेचर डिफरेंस कोरस्पॉन्डिंग टू वर्क डन बाय हीट इंजन इज 1/100 ऑफ द वर्क डन परफॉर्म्ड बाय द हीट इंजन व्हेन इट इज ऑपरेटेड बिटवीन 0 and 100 degree Celsius. In this way we can calibrate a thermodynamic or absolute scale of temperature. Okay students, now next article that we are doing is prove that perfect gas scale and thermodynamic scale of temperature are identical. उसको देखिएगा हम कैसे करते हैं. हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करने वाले हैं कि पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट द परफेक्ट गैस स्केल इज़ आइडेंटिकल विद द थर्मोडाइनमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर. तो इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. वी हैव कंसिडर द रिवर्सिबल हीट इंजन, कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर T1 एंड T2 फॉर द परफेक्ट गैस स्केल. परफेक्ट गैस स्केल का टेम्परेचर हम T1 T से निकालते हैं. तो जब कोई भी हीट इंजन T1 T2 टेम्परेचर में ऑपरेट होता है उसकी एफिशिएंसी आपके पास इस फॉर्मूले से निकल के आती है. अगर आपके पास हम τ1 एंड τ2 टेम्परेचर ऑन द thermodynamic scale, then efficiency of such Carnot reversible heat engine is given by formula this. Now we can compare efficiency of both will be same because in the calibration we found that the temperature difference between the on the two scale will be same. I mean if this is the gap between 2 degrees Celsius and 3 degrees Celsius, then same gap will be between 2 Kelvin and 3 Kelvin ऑन द केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर. तो जो टेम्परेचर डिफरेंस की साइज़ है वो दोनों में सेम रहेगी. तो आपके पास यहाँ से हमने कहा दोनों की एफिशिएंसी सेम आएगी. तो आपके पास इनको जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आएगी. इस इक्वेशन का कंक्लूजन क्या है. द रेशियो ऑफ द टू टेम्परेचर ऑन द परफेक्ट गैस स्केल इज सिमिलर एज द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर ऑन द thermodynamic scale of temperature. The ratio of the two temperature on perfect scale is same as absolute scale. ये चीज़ आपके पास निकल के आई. अब मैं कहता हूँ τ2 को मैं देखो मैंने इसको स्टेप 1 और 2 में लिखा है. पेपर में स्टेप 1 स्टेप 2 लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए मैंने इसको पार्ट में डिवाइड किया. इफ़ τ2 इक्वल टू 0 देन T2 इक्वल टू 0. τ2 को आपने 0 कर दिया, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो T2 आपके पास 0 निकल के आएगा. इसका मतलब क्या है. τ2 इक्वल टू 0, T2 इक्वल टू 0. इसको बोला था हमने जीरो ऑफ थर्मोडाइनमिक स्केल. जब हमने एब्सोल्यूट जीरो के बारे में पढ़ा था तो उसको हमने क्या बोला था. जब सिंक का टेम्परेचर 0 हो जाता है तो उसको बोलते हैं जीरो ऑफ थर्मोडाइनमिक स्केल. तो हमने कहा जीरो ऑफ थर्मोडाइनमिक स्केल कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ द परफेक्ट गैस स्केल. फिर हमने क्या क्या स्टेप 2 में कहा इफ़ T1 and T2 are the boiling point and freezing point of water on perfect gas scale. हमने कहा था एक आपके पास हमने मरकरी थर्मोमीटर लिया था, मान लिया हमने वो 0 और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में काम करे, मान लिया काम करे तो उनका डिफरेंस क्या होगा. T1 माइनस T2 मैक्सिमम टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस. सिमिलरली आपके पास वी हैव ऑल्सो फिक्स द साइज ऑफ ईच डिग्री ऑन द एब्सोल्यूट स्केल सच दैट. आपने देखा होगा जब हमने कैलिब्रेशन किया था तो हमने कहा था दो टेम्परेचर डिफरेंस ऑन केल्विन स्केल की जो साइज होती है वही साइज 2 डिवीज़न की डिग्री सेल्सियस पे भी होती है, आपके डिग्री सेल्सियस वाली स्केल पे भी होती है. तो इसको हम लिख देते हैं. τ1 को हमने कहा था फ्रीजिंग पॉइंट आइसोथर्म हमने बनाई थी और τ2 हमने बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट रखा था आपके पास. T2 वाली जो आइसोथर्म थी जिसको हमने CD बोला था उनका डिफरेंस भी हमने 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था. तो ये आपके पास
इसका मतलब क्या है आपके पास, इससे आपके पास क्या समझ में आया, इससे आपके पास समझ में आया फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 इट इज़ क्लियर दैट द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर ऑन द परफेक्ट गैस स्केल इज़ आइडेंटिकल विद द थर्मोडाइनमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। दोनों का डिफरेंस आपके पास ये निकल के आएगा। अब इन दो इक्वेशन से आपके पास एलसीएम लोगे तो आपके पास इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐसे भी लिख दिया आपके पास। ऐसे लिखने का मतलब क्या है, अब हमने कहा T1 माइनस T2 100 के बराबर है, τ1 माइनस τ2 100 के बराबर है, दोनों साइड से कैंसिल होंगे। इसका मतलब क्या होगा, T1 इक्वल टू τ1। T1 क्या था और τ1 क्या है, तो T1 एंड τ1 आर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर ऑन द थर्मोडाइनमिक स्केल एंड परफेक्ट गैस स्केल। तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ स्टूडेंट्स, दिस मीन्स टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट एब्सोल्यूट स्केल इज सेम एज दैट ऑफ परफेक्ट स्केल। तो देखो बेटे स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या कह सकते हैं, आपने दोनों स्केल की जीरो को आपने मिला दिया, दोनों स्केल के टेम्परेचर का जो डिफरेंस है आपके पास वो भी दोनों में सेम है और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी सेम आ रहा है। तो इसका मतलब उनका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, सेम होगा आपके पास। सो वी कैन से दैट द बॉइलिंग पॉइंट of the two scale are coincide with the each other, zero of the two scale are coincide with the each other, temperature difference of the freezing and boiling point is also same. It means perfect gas scale is identical with the absolute gas scale। इसका मतलब दोनों गैस स्केल आपके पास आइडेंटिकल रहेंगी। यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल में आपके पास काम आएगा। अगर आपके पास ये है 5 केल्विन और 6 केल्विन, इसके बीच की साइज़ ये है आपके पास। अगर मैंने ये कह दिया ये है 56 डिग्री सेल्सियस और ये है आपके पास 57 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 1 केल्विन की जो साइज़ होती है ना, 1 केल्विन डिफरेंस की जो साइज़ होती है ना, वही साइज़ आपके पास डिग्री सेल्सियस वाले गैप की भी होगी आपके पास। इसका मतलब कोई आपको ये कहता है कि वी आर गिविंग यू ए टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ एट स्केल T1 विच इज इन केल्विन, T2 इन केल्विन एंड द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर एंड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो ये टेम्परेचर अलग अलग है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये T1 ये T2 ये अलग अलग हैं इस T1 से और इस T2 से, बट दोनों की स्केल पे इनका जो एक डिवीज़न का डिफरेंस होगा ना, उसकी साइज़ हमेशा सेम होती है। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर जहाँ पे भी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर डिफरेंस 5 डिग्री सेल्सियस है तो उस टेम्परेचर डिफरेंस को आप 5 केल्विन भी लिख सकते हो। न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है, फिर मैं आपको याद दिला रहा हूँ। नोट टेम्परेचर, मैं कहता हूँ ये टेम्परेचर बराबर नहीं है, T1 के बराबर नहीं है, T2 के बराबर इधर वाले के लिए नहीं है, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आपके पास यहाँ पे है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है उस डिवीज़न का वो सेम रहेगा आपके पास। अगर आपको कोई स्केल दे दिया है कि टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस, उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो दैट टेम्परेचर डिफरेंस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 50 केल्विन। तो न्यूमेरिकल में ध्यान रखना, एक न्यूमेरिकल ऐसी है और वो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो स्टूडेंट इसको आप तैयार करिएगा। एक छोटा सा आर्टिकल रह गया 2 मिनट का आपके पास, अनअटेंटेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने इस जो वीडियो में किया है वो आपके पास एब्सोल्यूट जीरो, कैलिब्रेशन ऑफ द थर्मोडायनामिक स्केल, एब्सोल्यूट स्केल एंड परफेक्ट स्केल आर आइडेंटिकल एंड लास्ट आर्टिकल इज अनअटेंटेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। देखिएगा स्टूडेंट, वी हैव कंसिडर ए हीट इंजन विच इज़ वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ which is a temperature of the source and sink are τ1 and τ2.
which absorb heat Q1, reject heat Q2, and whose efficiency is given by this formula. Now see here, when temperature of sink on absolute scale is 0, when the temperature of the sink, that is tau 2, is 0, tau 2 0 means efficiency becomes 1. When efficiency becomes 1, then Q2 will be 0, because efficiency 1 will come out when Q2 and tau 2 is 0. When the temperature of the sink is 0, then Q2 will be 0 and the efficiency of the heat engine will be 1. अब Q2 0 होने का मतलब क्या है? Q2 0 होने का मतलब है कि रिवर्सिबल हीट इंजन ने Q1 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स विच इज एट टेम्परेचर T1 से अब्जॉर्ब की और सारी की सारी हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया, एंड नो हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक. दैट इज वायलेशन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक. सो वी कैन से दैट we cannot achieve the absolute zero temperature because efficiency of heat engine never be 100% or 1. So we can see here, जब आपके पास सिंक का टेम्परेचर 0 हो जाता है, एफिशिएंसी 1 हो जाता है, इससे कंक्लूजन निकल के आता है कि जी Q2 0 आ रहा है. Q2 0 आने का मतलब क्या है? 10 एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर ऑफ सिंक, 10 एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर ऑफ सिंक, efficiency of the reversible heat engine becomes unity and total heat taken from the source would be converted into mechanical work. This is the violation of the second law of thermodynamic. Thus attainability of absolute zero टेम्परेचर को अचीव करने का मतलब ये है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का वायलेशन करना, एंड दैट इज ए फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर जिसको रूल्ड आउट हम नहीं कर सकते. इट मीन्स वी कैन नॉट अचीव द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज 0, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑफ सिंक. तो स्टूडेंट आप इसको कर लीजिएगा. ये छोटे छोटे आर्टिकल हैं, ये आपके पास हमेशा एब्सोल्यूट और थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर के साथ अटैच होके आते हैं. कभी कभी 2 मार्क्स में ये अलग से भी पूछ लिए जाते हैं. अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे जो आपके पास एफिशिएंसी से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी गई है उस पर काम करेंगे. और आप अपनी कॉपी में डिटो नोट्स उतार सकते हो, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर टुडे. वी विल in a new video with some new topics of the thermodynamic chapter of BSc third sem. Thank you students.